भावी सभी शिक्षक शिक्षार्थियों का मैं प्रज्ञान सर तहे दिल से स्वागत करता हूं ऑनलाइन मंच यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से आपको सूचनाएं मिल रही होंगी तथा सोशल नेटवर्किंग साइट से भी कि 32,000 प्लस पदों पर 32,700 के आसपास कुछ पदों पर माध्यमिक में शिक्षक भर्ती आने वाली है। तो विज्ञापन आने के बाद अगर तैयारी शुरू करेंगे तो आप उन विद्यार्थियों से पीछे रह जाएंगे जो वर्षों से लगातार मेहनत कर रहे हैं अथवा जो आज भी मेहनत के लिए तैयार हैं। तो अगर आप अपने लिए एक सीखित करना चाहते हैं तो उसका एक ही विकल्प है, आपको सभी विद्यार्थियों के साथ तैयारी पूरे मनोवेग से करनी होगी और आपके एक एक प्रश्न की तैयारी आपको परीक्षा में सफलता और असफलता के बीच की दूरी को तय करने में सहायता प्रदान करेगी। आपने देखा होगा जीवन में जितने भी विद्यार्थी सफल असफल होंगे, जो तैयारी नहीं करने वाले हैं उनकी बात नहीं, जो तैयारी करने वाले हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। वो सफलता से मात्र 1-2 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, 1 नंबर, इससे जब परीक्षा में पीछे रह जाते हैं तो काफी हताश हो जाते हैं। और उस हताशा निराशा से दूर निकल करके आपको अपनी तैयारी को इस लेवल पर करनी होगी कि आप अपना 100% परीक्षा के लिए समर्पित करें। रिजल्ट भी आपके लिए 100% होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। साथियों, हम लोग हिंदी साहित्य अध्ययन श्रृंखला में अध्ययन कर रहे हैं और विभिन्न विद्वानों के अनुसार हिंदी साहित्य के काल विभाजन को पढ़ रहे हैं। और इस अध्ययन श्रृंखला में हम लोगों ने कल ग्रियर्सन महोदय मिश्र बंधुओं द्वारा और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा, आचार्य हजारी प्रसाद मिश्र द्वारा, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन द्वारा, इन लोगों द्वारा काल विभाजन को कल पढ़ा था। और आज की पाठचर्या को हम लोग प्रारंभ करें उससे पूर्व कल की पाठचर्या को रिवाइज करते हैं। एमसीक्यू के माध्यम से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे पहले, उसके बाद आज की पाठचर्या को कंटिन्यू करेंगे। तो फटाफट वीडियो को प्रारंभ करते हैं। लेकिन पहला प्रश्न आप तक पहुंचे उससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। प्रारंभ करते हैं इस पाठचर्या को और देखते हैं प्रैक्टिस सेट का पहला। जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने काल विभाजन में प्रथम कालखंड को क्या नाम दिया है? यानी ग्रियर्सन महोदय ने आदिकाल का नामकरण क्या दिया है या पहले कालखंड का नाम क्या दिया है? तो सही जवाब चारण काल है। विकल्प 20 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। साथियों, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। दूसरा प्रश्न आपका है कि जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार ब्रज का कृष्ण संप्रदाय की समय सीमा पूछा जा रहा है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने ब्रज का कृष्ण संप्रदाय के लिए समय सीमा निर्धारित की थी 1500 से 1600 ईस्वी। विकल्प भी सही जवाब है। देखिए 1580 से जो है 1580 से और 1692 ईस्वी का समय काल उन्होंने रीत काल के लिए दिया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 3। ग्रियर्सन महोदय ने रीत काल की समय सीमा क्या निर्धारित की है? तो जवाब में आपने विकल्प सी को चयनित कर लिया है तो राइट आंसर के साथ हैं। आगे बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 4। चौथा प्रश्न है, मिस्र बंधुओं ने अपने काल विभाजन में प्रारंभिक काल को कितने उपभागों में बांटा गया? तो आप जानते हैं प्रारंभिक काल को जो उन्होंने आरंभिक काल को 2 भागों में बांटा था। पहला भाग था पहला पूर्वारंभिक पूर्वारंभिक काल और दूसरा था उत्तरारंभिक काल। दूसरा था उत्तरारंभिक। पूर्वारंभिक काल की समय सीमा उन्होंने 700 विक्रम से 1343 विक्रमी संवत तक दी। वहीं उत्तरारंभिक काल की समय सीमा 1344 से
1444 विक्रमी संवत तक थी। बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न आपका है, मिस्र बंधुओं के अनुसार पूर्व प्रारंभिक काल की समय सीमा क्या है? अभी इस पर हम लोगों ने चर्चा की। तो सही जवाब आपने विक्रमी संवत 700 से 1343, विकल्प ए राइट आंसर। आगे प्रौढ़ माध्यमिक काल का समय पूछा है उन्होंने। तो पूर्व माध्यमिक काल की समय सीमा ठहरती है 1445 से 1560 तक। ये पूर्व माध्यमिक काल है, पूर्व माध्यमिक काल की। और 1561 से 1680 तक की प्रौढ़ माध्यमिक काल है। विकल्प 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 1681 से जो है 1790 तक का जो समय काल है वो अलंकृत काल के लिए है। अलंकृत काल का पूर्व अलंकृत काल है। वहीं उत्तर अलंकृत काल का समय 1791 से 1889 विक्रमी संवत का है। बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की तरफ। सातवां प्रश्न आपका है, मिस्र बंधुओं ने परिवर्तन काल का समय क्या माना है? मिस्र बंधुओं ने परिवर्तन काल का समय क्या माना है? सातवें प्रश्न का सही उत्तर, परिवर्तन काल का समय 1890 विक्रमी संवत से 1925 विक्रमी संवत। विकल्प सी को चुना तो बिल्कुल सही जवाब बना। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 8। आठवां प्रश्न है, डॉक्टर बच्चन सिंह ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में किस काल के लिए लिखा है कि इसका कोई उल्लेख नहीं है, या वर्ष का स्पष्ट उल्लेख उन्होंने नहीं, अभ्रंश काल का कोई वर्ष उल्लेख नहीं किया है। विकल्प बी सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। नौवां प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 ईस्वी में जो प्रकाशित हुआ था उसके लेखक कौन है? काफी इंपॉर्टेंट। जवाब में आपने बच्चन सिंह को चुना तो डी विकल्प सही जवाब। प्रश्न संख्या 10। 10वां प्रश्न का है, डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में भक्ति काल की समय सीमा, बच्चन सिंह ने भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी है? और सही जवाब आपने 1400 से लेके 1650 बी विकल्प को चुना तो राइट आंसर है। अक्सर इस प्रश्न ग्रंथ से प्रश्न बनते हैं, याद रखिएगा, बच्चन सिंह से अक्सर प्रश्न बन रहे हैं परीक्षाओं में। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार रीतकाल की समय अवधि क्या है? डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार रीतकाल की समय अवधि बताना है आपको। प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब क्या बनेगा? और इस प्रश्न का जवाब आपने 1650 से 1857 सी विकल्प राइट आंसर है आपका। प्रश्न संख्या 12। 12वां प्रश्न आपका है कि डॉक्टर बच्चन सिंह ने रीतकाल को किन 3 धाराओं में विभक्त किया है? तो इस प्रश्न का जवाब इसमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि बच्चन सिंह ने जो है काल विभाजन जो अपना किया था, उन्होंने बद्ध रीत काव्य, मुक्त रीत काव्य और इसके बाद बद्ध रीत काव्य, मुक्त रीत काव्य और हिंदी उर्दू के कवि हिंदी उर्दू शैली का काव्य और इसके बाद रीतिएतर काव्य, 4 शैलियां, 4 खंड कर दिए थे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 13। इसी तरह से कल की जो पाठचर्या, सामान्य सी पाठचर्या आपको दिख रही थी, उसी पाठचर्या से इन प्रश्नों को लिया गया है। और
मुझे उम्मीद है कि प्रश्नों का जवाब भी आप सही दे रहे होंगे। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1978 ईस्वी के अनुसार त्रिवेदी युग की समय सीमा क्या है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने विकल्प बी को चुना, आपने 1900 से 1920 ईस्वी को चुना, तो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, डॉक्टर बच्चन सिंह ने स्वच्छंदता काल का समय क्या रखा है? तो बच्चन सिंह के अनुसार स्वच्छंदता काल का समय आपने विकल्प बी को चुना, तो राइट आंसर है। आगे, हिंदी साहित्य का अतीत ग्रंथ के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का अतीत इतिहास ग्रंथ विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है, विकल्प ए सही जवाब। फटाफट क्वेश्चन कर लीजिए। और आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीत काल को नाम क्या दिया है? और 16वें प्रश्न का सही जवाब श्रृंगार काल, उत्तर मध्यकाल, विकल्प बी सही जवाब। आगे, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार आदिकाल की समय सीमा पूछा जा रहा है, और जवाब में आपने विकल्प ए को चुन लिया, तो राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 ईस्वी की जो रचना है उसके लेखक कौन है? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को चुना, तो डी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति साहित्य की समयावधि क्या मानी है? 14वीं सदी से 16वीं शताब्दी, विकल्प बी सही जवाब। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार रीति काव्य का समय काल, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार रीति काल का समय काल 16वीं से 19वीं सदी तक, विकल्प तीन सही जवाब हो जाएगा। तो साथियों, ये पाठचर्या हम लोगों की जो है कल की पाठचर्या पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे। अब आज की पाठचर्या को हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे जहां पर कल की पाठचर्या ने लिया था विराम। तो देखते हैं। अब आज हम लोग इतिहास विभाजन में पढ़ने वाले हैं डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त, गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार साहित्य का काल विभाजन। गणपत चंद्र गुप्त ने प्रारंभिक काल, प्रारंभिक काल जिसकी समय सीमा 1184 से 1350 विक्रमी संवत उन्होंने रखी है। इसके बाद दूसरा कालखंड उन्होंने किया है मध्यकाल, मध्यकाल। और मध्यकाल को उन्होंने जो है 1350 से 1857 विक्रमी संवत तक रखा। तीसरा उन्होंने आधुनिक काल, आधुनिक काल, और आधुनिक काल को 1857 अद्यतन कर रखा है। उन्होंने जो मध्यकाल है, मध्यकाल, मध्यकाल को
1350 से 1857 विक्रमी संवत तक 3 खंडों में विभक्त किया है। पहला पूर्व मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल। दूसरा उत्तर मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल। और तीसरा, क्षमा करें, पहला उन्होंने पूर्व मध्यकाल रखा, दूसरा मध्यकाल रखा, और तीसरा उत्तर मध्यकाल रखा। उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को वो उत्कर्ष काल संज्ञा देते हैं। पूर्व मध्यकाल को उत्कर्ष काल, उत्कर्ष काल कहते हैं। और मध्यकाल को चरमोत्कर्ष, मध्यकाल को चरमोत्कर्ष काल। वहीं उत्तर मध्यकाल को अपकर्ष काल की संज्ञा देते हैं। अपकर्ष। उत्कर्ष काल का समय वे मानते हैं 1350 से 1500 ईस्वी तक। 1350 से 1500 विक्रमी संवत तक का समय मानते हैं वे पूर्व मध्यकाल का। वहीं चरमोत्कर्ष काल का समय काल वे 1500 से 1500 विक्रमी संवत से 1600 विक्रमी संवत तक मानते हैं। क्षमा करें, ये सन जो है विक्रमी संवत में ना होकर के बल्कि ईस्वी संवत में है, सुधार कर लीजिएगा। ये ईस्वी संवत है। यहाँ भी हम लोगों ने जो मिस्टेक की है इसको सुधार लेते हैं। ठीक है। और अपकर्ष काल का समय भी 1600 से लेकर के गणपत चंद्रगुप्त जी के काल विभाजन को एक बार पुनः देख लीजिए। 1184 से 1350 ईस्वी तक। 1350 ईस्वी से मध्यकाल है 1857 ईस्वी तक, और आधुनिक काल को उन्होंने 1857 से अब तक किया। इसके बाद वे मध्यकाल जो है उनका, मध्यकाल को जो दूसरा कालखंड है इसको वो 3 भाग में विभक्त करते हैं। उत्कर्ष काल जिसको पूर्व मध्यकाल कहते हैं, दूसरा है चरमोत्कर्ष काल जिसको मध्यकाल कहते हैं, और उत्तर मध्यकाल जिसको अपकर्ष काल कहते हैं। उत्कर्ष काल की समय सीमा 1350 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक। वहीं चरमोत्कर्ष काल की समय सीमा 1500 ईस्वी से 1600 ईस्वी तक, और अपकर्ष काल की समय सीमा 1600 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक है। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आधुनिक काल को। तीसरा भाग जो उन्होंने आधुनिक काल किया है गणपत चंद्रगुप्त ने, आधुनिक काल। आधुनिक काल को उन्होंने स्वतंत्रता पूर्व युग और स्वतंत्रोत्तर
स्वतंत्रता युग को जो उन्होंने 1857 से 1947 ईस्वी तक रखा, और स्वतंत्रोत्तर युग को उन्होंने 1947 से अब तक रखा। अब तक यानी जब इतिहास ग्रंथ लिखा जा रहा है। और अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार काल विभाजन। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार काल विभाजन देख लेते हैं। पहला है आपका आदिकाल, दूसरा है भक्ति काल, तीसरा है रीति काल, और चौथा है आधुनिक काल। आदिकाल की समय सीमा उन्होंने 7वीं से 14वीं सदी रखा है, 14वीं सदी का मध्य। भक्ति काल को उन्होंने 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य तक। रीति काल को उन्होंने 17वीं सदी से 17वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य से 19वीं सदी के मध्य तक, 19वीं सदी के मध्य तक। और आधुनिक काल को उन्होंने 19वीं सदी से 19वीं सदी से अब तक। इन्होंने जो है आधुनिक काल को जो है आधुनिक काल जो है आधुनिक काल को थोड़ा विस्तृत किया है। आधुनिक काल को पुनर्जागरण काल, पुनर्जागरण काल, जागरण सुधार काल, जागरण सुधार काल, छायावाद, छायावादोत्तर काल, छायावादोत्तर काल, पुनर्जागरण काल को ही उन्होंने भारतेंदु काल कहा है, भारतेंदु काल कहा है। और जागरण सुधार काल को उन्होंने द्विवेदी काल कहा है, द्विवेदी काल। द्विवेदी काल के बाद छायावाद को उन्होंने, छायावाद की समय सीमा 1918 से 1938 रखी है ईस्वी। वहीं भारतेंदु काल की समय सीमा उन्होंने 1857 से 1900 ईस्वी तक रखा है, और द्विवेदी काल को 1900 से लेके 1918 ईस्वी तक रखा। छायावादोत्तर काल जो है इसको भी उन्होंने दो खंड में कर दिया है। प्रगति प्रयोग काल, प्रगति प्रयोग काल, जिसको उन्होंने 1929 ईस्वी से 1953 ईस्वी तक रखा। और नवलेखन काल, नवलेखन काल नाम दिया 1953 से लेकर अब तक। ये काल विभाजन हो गया डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी जी के अनुसार। रामस्वरूप
चतुर्वेदी जी के अनुसार। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल। आदिकाल का समय को उन्होंने वीरगाथा काल कहा, यानी ये रामचंद्र शुक्ल से सहमत हैं। फिर भक्ति काल कहा उन्होंने, और रीतिकाल को रीतिकाल कहा, और आधुनिक काल को सत्यकाल कहते हैं। समय सीमा देख लेते हैं। वीरगाथा काल की समय सीमा ये 1000 से लेकर 1350 ईस्वी तक मानते हैं। भक्ति काल को 1350 से 1650 ईस्वी तक मानते हैं। उत्तर मध्यकाल को 1650 से 1850 तक मानते हैं, और गद्य काल को 1850 से अब तक मानते हैं। एक और साहित्यकार हैं डॉक्टर रामखिलावन पांडे। रामखिलावन इनके अनुसार काल विभाजन लोग, इन्होंने संक्रमण काल, संक्रमण काल, संयोजन काल, संवर्धन काल और संचयन काल। संक्रमण काल का समय इन्होंने 1000 से 1400 ईस्वी माना है। संयोजन काल को वो 1401 से लेकर के 1600 ईस्वी मानते हैं। संवर्धन काल को वे 1601 से लेकर 1800 ईस्वी मानते हैं, और संचयन काल को 1801 से लेकर 1900 ईस्वी तक मानते हैं। साथियों, ये तो काल विभाजन हुए। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन हम लोगों ने कहा। रामखिलावन के अनुसार, रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार, नगेंद्र के अनुसार, बच्चन सिंह के अनुसार, और गणपत चंद्रगुप्त के अनुसार, शुक्ल जी के अनुसार, गारसा दत्तासी के अनुसार, मिश्र बंधुओं के अनुसार। तो इनसे अक्सर प्रश्न बनते हैं, और इस पूरे प्रकरण को आप तक पहुंचाने का मुख्य उद्देश्य था कि ये डाटा जो है बार बार रिवाइज करते रहिए, जिससे कि परीक्षा में कभी कभी एक प्रश्न आपका सुनिश्चित हो जाता है। तो साथियों, आज की पाठचर्या को हम लोग यहीं पर विराम देंगे। फिर आपसे मिलेंगे अगली पाठचर्या में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।